नमस्कार मित्रों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम साइंस का उपयोग करके ज्योग्राफी के कॉन्सेप्ट एटमॉस्फेरिक प्रेशर या वायुमंडलीय दाब तथा इसको प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जानेंगे। एटमॉस्फेरिक प्रेशर के बारे में जानने से पहले आइए हम यह जान लेते हैं कि दाब या प्रेशर किसे कहते हैं। डेफिनेशन के अनुसार किसी सतह के एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को दाब कहते हैं, अर्थात यूनिट एरिया पर लगने वाला फोर्स प्रेशर कहलाता है। जिस वस्तु का क्षेत्रफल जितना कम होता है वह किसी सतह पर उतना ही अधिक दाब डालती है। इस बात को हम अपनी डेली लाइफ के एग्जांपल से समझते हैं। जैसे सुई की नोक का सरफेस एरिया बहुत कम होता है, जिस कारण वह बहुत ज़्यादा प्रेशर डाल पाती है और कपड़ों में छेद कर देती है या कपड़ों के आर पार चली जाती है। दूसरा एग्जाम्पल हम बच्चों के स्कूल बैग्स का ले सकते हैं। बच्चों के स्कूल बैग्स के पट्टे बहुत चौड़े बनाए जाते हैं, जिसके कारण उनका सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाता है। सरफेस एरिया ज़्यादा हो जाने के कारण वह बच्चों के कंधों पर ज़्यादा प्रेशर नहीं डाल पाते और बच्चों के कंधे नहीं दुखते। आप सोचिए, अगर बच्चों के स्कूल बैग्स के पट्टे किसी पतली रस्सी के बनाए जाते, रस्सी का सरफेस एरिया कम होने के कारण वो बच्चों के कंधों पर बहुत ज़्यादा प्रेशर डालते और बच्चों के कंधे दुखने लग जाते। तो मित्रों, प्रेशर एक प्रकार का फोर्स है। यह डिपेंड करता है कि प्रेशर किस चीज़ से डाला जा रहा है और किस चीज़ पर डाला जा रहा है। प्रेशर का उपयोग हम वस्तुओं को तोड़ने या फोड़ने में भी कर सकते हैं। जैसे अगर अखरोट पर प्रेशर डाला जाए तो अखरोट फूट जाता है। इसके फॉर्मूले की बात करें तो प्रेशर इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया होता है। यहाँ से साफ पता चल रहा है कि प्रेशर एरिया के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। अगर एरिया जितना कम रखेंगे प्रेशर उतना ही ज़्यादा होगा, और एरिया जितना ज़्यादा होगा प्रेशर उतना ही कम होगा। तो चलिए मित्रों, हम अपने विषय पर आते हैं। अब हम वायुमंडलीय दाब के बारे में जान लेते हैं। मित्रों, हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों की परतें होती हैं, या हमारी पृथ्वी के चारों ओर गैसों का आवरण होता है, जिसे हम वायुमंडल कहते हैं। वायुमंडल की ये परतें ट्रोपोस्फेयर, स्ट्रेटोस्फेयर, मेसोस्फेयर और एक्सोस्फेयर कहलाती हैं। वायुमंडल की गैसों का भार धरती के धरातल पर दबाव डालता है, जिसे हम वायुमंडलीय दाब कहते हैं। वायुमंडलीय दाब की परिभाषा के अनुसार एकांक क्षेत्रफल पर वायु द्वारा किसी सतह पर डाला गया दाब वायुमंडलीय दाब कहलाता है, अर्थात वायु के द्वारा धरातल के किसी यूनिट एरिया पर डाला गया प्रेशर एटमॉस्फेरिक प्रेशर कहलाता है। मित्रों, अब यह सोचने का विषय है कि हमारे ऊपर वायुमंडलीय दाब पड़ रहा है तो हम इसे महसूस क्यों नहीं कर पाते। इसका कारण यह है कि हमारे शरीर में फेफड़ों में हवा रहती है और हमारी रक्त वाहिनियों और हमारे शरीर के अंगों के भीतर का दबाव उतना ही होता है जितना हम पर वायुमंडलीय दाब पड़ रहा होता है। अर्थात हमारी रक्त वाहिनियाँ, हमारे फेफड़े और हमारे आंतरिक अंग वायुमंडलीय दाब की विपरीत दिशा में दाब लगाते हैं, जिसके कारण हमें वायुमंडलीय दाब महसूस नहीं होता। इस बात को आप गुब्बारे के माध्यम से समझिए। गुब्बारे को फूलते ही फूट जाना चाहिए था, क्योंकि वायुमंडल इस पर दबाव डाल रहा होता है, परंतु ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना वायुदाब गुब्बारे पर पड़ रहा होता है उतना ही वायुदाब गुब्बारे के अंदर भरी हवा गुब्बारे की दीवारों पर डाल रही होती है। अतः दोनों दाब बराबर होने के कारण गुब्बारा नहीं फूटता। समुद्र की सतह पर वायुमंडलीय दाब का मान 1013.25 मिलीबार होता है। यदि कोई कहे कि आज भारत में ज़्यादा वायुदाब है, तो इसका अर्थ होगा कि भारत का वायुदाब 1013 मिलीबार से ज़्यादा है। और यदि कोई कहे कि आज भारत का वायुदाब कम है, तो इसका अर्थ होगा कि आज भारत का वायुदाब 1013 मिलीबार से कम है। वायुमंडलीय दाब के कारण ही हमारी पृथ्वी पर बहुत सारी घटनाएं होती हैं, जैसे हमारी धमनियों, सिराओं में रक्त का द्रव अवस्था में बहना, ऊंचाई वाले स्थानों में जाने पर नाक से रक्त आ जाना, क्योंकि वहाँ वायुदाब कम होता है। पानी द्रव अवस्था में वायुदाब के कारण ही होता है। यदि हम कभी पहाड़ों पर जाएं तो हमारी जेब में रखी हुई पेन की स्याही बाहर निकल आती है, क्योंकि पहाड़ों पर वायुदाब कम होता है। आइए अब हम वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों के बारे में जान लेते हैं। गैलोसा का नियम हमें बताता है कि यदि किसी गैस के आयतन को नियत रखा जाए तो उस गैस का दाब इसके ताप के समानुपाती होता है, अर्थात
P इज़ प्रोपोर्शनल टू T। यहाँ P प्रेशर है और T टेम्परेचर। आसान भाषा में कहें तो गैलो-साक का नियम यह कह रहा है कि किसी बंद वातावरण में किसी फिक्स आयतन वाली गैस का तापमान बढ़ाने पर उस गैस का प्रेशर बढ़ने लगता है, या इसका उल्टा भी कह सकते हैं कि गैस में प्रेशर बढ़ने पर उसका टेम्परेचर बढ़ने लगता है। इसे हम केतली में गर्म होते हुए पानी के एग्जाम्पल से भी समझ सकते हैं। जैसे जैसे केतली का तापमान बढ़ता जाता है वैसे वैसे केतली के भीतर जलवाष्प या भाप का प्रेशर भी बढ़ने लगता है, और जैसे जैसे प्रेशर बढ़ता है तो केतली का ढक्कन ऊपर उठने लगता है, क्योंकि भाप केतली के ढक्कन पर बल लगाती है। आइए अब हम बंद वातावरण और खुले वातावरण को भी समझ लेते हैं। यदि केतली में ढक्कन लगा हुआ है तो वह बंद वातावरण है, और यदि हम केतली का ढक्कन खोल दें तो वह खुला वातावरण हो जाएगा। और यदि हम बिना ढक्कन वाली केतली में पानी गर्म करके भाप बना भी लें तो भाप वातावरण में मिल जाएगी। चाहे हम कितना भी केतली के पानी को गर्म करके भाप बना लें तो केतली पर किसी भी प्रकार का प्रेशर नहीं बना पाएगी, अर्थात टेम्परेचर के बढ़ने पर भी प्रेशर नहीं बढ़ेगा। आइए हम एक बार क्लोज्ड इन्वायरमेंट, ओपन इन्वायरमेंट या आइसोलेटेड इन्वायरमेंट, या क्लोज्ड सिस्टम, ओपन सिस्टम या आइसोलेटेड सिस्टम को समझ लेते हैं। पहले हम ओपन सिस्टम की बात करते हैं। माना है एक बर्तन है जो ऊपर से खुला हुआ है। यदि हम इसमें पानी गर्म करें तो पानी भाप बनकर वातावरण में चला जाएगा, और साथ ही साथ भाप की एनर्जी हीट के रूप में वातावरण में चली जाएगी। चूँकि बर्तन खुला हुआ है तो वातावरण का कोई भी मैटर, चाहे वह वायु हो या वाष्प हो या धूल के कण हो, बर्तन में आ सकते हैं, तथा वातावरण की एनर्जी हीट के रूप में बर्तन के भीतर आ सकती है। अर्थात ओपन सिस्टम में मैटर या द्रव्य तथा एनर्जी दोनों का आदान प्रदान आसानी से वायुमंडल से हो जाता है। इसी प्रकार क्लोज्ड सिस्टम में केवल एनर्जी का आदान प्रदान वातावरण से होता है, मैटर का आदान प्रदान नहीं होता। जैसे यदि बर्तन को ढककर ठंडा होने के लिए रख दें तो बर्तन का पानी धीरे धीरे ठंडा हो जाएगा, क्योंकि बर्तन की सारी एनर्जी या हीट वातावरण में चली जाएगी, पर बर्तन में पानी उतना ही रहेगा। अब बात करते हैं विलगित तंत्र या आइसोलेटेड सिस्टम की। इसमें न तो एनर्जी और ना ही मैटर का वायुमंडल के साथ आदान प्रदान होता है, जैसे थर्मो फ्लास्क। चलिए अब हम वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले कारकों पर वापस आते हैं। हम यह तो समझ चुके हैं कि विज्ञान में क्लोज्ड सिस्टम पर ताप और दाब के बीच गैलो-साक का नियम कार्य करता है, परंतु भूगोल में इसका उल्टा होता है, क्योंकि धरती का वातावरण कोई क्लोज्ड सिस्टम या क्लोज्ड इन्वायरमेंट नहीं है। इसलिए एटमॉस्फेरिक प्रेशर इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, अर्थात ओपन इन्वायरमेंट में किसी गैस का टेम्परेचर बढ़ाने पर वायुमंडलीय दाब घट जाता है, क्योंकि सूर्य की किरणें धरती का तापमान को बढ़ाती हैं, जिससे वायु गर्म होकर हल्की हो जाती है और फैल जाती है और ऊपर उठ जाती है। इस कारण उस स्थान पर वायु का दाब उतना नहीं हो पाता जितना उस स्थान पर वायु का दाब पहले था। अर्थ के पोल्स पे या पृथ्वी के ध्रुवों में लो टेम्परेचर होता है, जिस कारण वहाँ हाई प्रेशर रहता है, जबकि भूमध्य रेखा के पास हाई टेम्परेचर होता है, इसलिए वहाँ लो प्रेशर रहता है। आइए अब हम वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाले दूसरे कारकों के बारे में बात करते हैं। दूसरा कारक है पृथ्वी की घूर्णन गति। हम जानते हैं कि पृथ्वी पश्चिम से पूर्व की ओर घूर्णन करती है, जिस कारण भूमध्य रेखा के पास अपकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स कहते हैं। यह बल वायु को बाहर की ओर धकेलता है, जिससे भूमध्य रेखा के पास निम्न दाब क्षेत्र, लो प्रेशर एरिया बन जाता है, तथा ध्रुवों में अभिकेंद्रीय बल कार्य करता है, जिसे हम सेंट्रीपिटल फोर्स कहते हैं। यह बल वायु को आकर्षित करता है, जिसके कारण ध्रुवों पर उच्च वायुदाब रहता है। आइए अब हम सेंट्रीफ्यूगल फोर्स और सेंट्रीपिटल फोर्स के बारे में जान लेते हैं। जब कोई वस्तु किसी वृत्ताकार मार्ग पर चलती है या किसी सर्कुलर पाथ पर चलती है, तो उस वृत्ताकार मार्ग के केंद्र की ओर एक बल कार्य करता है, जिसे हम अभिकेंद्रीय बल कहते हैं। यदि अभिकेंद्रीय बल ना हो तो वह वस्तु वृत्ताकार मार्ग पर नहीं चल पाएगी। अब बात करते हैं अपकेंद्रीय बल की। यह एक आभासी बल होता है, अर्थात वास्तव में इस प्रकार का कोई बल नहीं होता, पर हमें लगता है कि
किसी वृत्ताकार मार्ग पर चल रही वस्तु पर केंद्र से दूर की ओर भागने की प्रवृत्ति होती है। इसे ही हम अपकेंद्रीय बल कहते हैं। अपकेंद्रीय बल किसी तेजी से घूमती हुई वस्तु पर बाहर की ओर कार्य करता है, जबकि अभिकेंद्रीय बल केंद्र की ओर कार्य करता है। अतः ये दोनों बल एक दूसरे के विपरीत कार्य करते हैं। इन बलों के कारण ही मौत के कुएं के खेल में गाड़ी गोल गोल घूम पाती है। आइए अब हम वायुदाब को प्रभावित करने वाले तीसरे कारक पर चर्चा करते हैं। तीसरा कारक है समुद्र तल से ऊंचाई। जैसे जैसे हम समुद्र तल से ऊपर उठते जाते हैं और अधिक ऊंचे ऊंचे स्थानों पर जाते हैं तो वायुदाब कम होता जाता है, अर्थात वायुमंडलीय दाब ऊंचाई के विरुद्ध क्रमानुपाती होता है। जैसे जैसे ऊंचाई बढ़ती जाती है और उस स्तर के ऊपर वायुमंडलीय द्रव्यमान कम होता जाता है, इसलिए ऊंचाई के साथ दबाव घट जाता है। मित्रों, आपके मन में ये प्रश्न आता होगा कि ऊंचाई बढ़ने के साथ साथ हम सूर्य के और नज़दीक जा रहे होते हैं, परंतु पहाड़ों में या ऊंचाई वाले स्थानों पर हमें ठंड क्यों लगती है? इसका कारण यह है कि ऊंचाई बढ़ने के साथ ही वायुमंडल की परतों का द्रव्यमान तथा भार कम होने लगता है और भार कम होने के कारण वह अधिक दाब नहीं डाल पाती। हमने गैलो-साक के नियम से सीखा था कि गैसों में दाब बढ़ने से उनका तापमान बढ़ जाता है तथा ताप घटने से उनका दाब भी घट जाता है। इसी प्रकार ऊंचाई वाले स्थानों पर वायुदाब घटने से तापमान भी घट जाता है। इसी कारण हमें ऊंचाई वाले स्थानों पर ठंड लगती है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला चौथा कारक है जलवाष्प। यदि वातावरण में जलवाष्प या ह्यूमिडिटी बढ़ जाए तो वायुमंडलीय दाब घट जाता है, क्योंकि वायु में जलवाष्प बढ़ने से वायु हल्की हो जाती है। अब आप सोचेंगे कि वायु में जलवाष्प बढ़ने से वायु का भार कैसे कम होता होगा। आइए इसे समझते हैं। मित्रों, ऑक्सीजन का मॉलिक्यूलर वेट 32 ग्राम पर मोल होता है और नाइट्रोजन का मॉलिक्यूलर वेट 28 ग्राम पर मोल होता है और वाटर का मॉलिक्यूलर वेट 18 ग्राम पर मोल होता है। वायु में नाइट्रोजन तथा ऑक्सीजन होती है, अतः वायु का आणविक भार 32 + 28 = 60 ग्राम पर मोल। माना वायु में ऑक्सीजन की जगह जलवाष्प या वाटर ने ले ली है, तो वायु का एटॉमिक वेट हो जाएगा 28 + 18 = 44 ग्राम पर मोल। मित्रों, यहाँ से साफ पता चलता है कि जब वायु में पहले ऑक्सीजन थी तब वायु का आणविक भार था 60 ग्राम पर मोल, लेकिन अब वायु में जब जलवाष्प आ चुकी है तो वायु का भार 44 ग्राम पर मोल हो जा रहा है, अर्थात वायु का आणविक भार कम हो गया। इसीलिए मित्रों, वायु में जलवाष्प मिलने पर वायु हल्की हो जाती है और वायु जब हल्की हो जाती है तो वह कम वायुमंडलीय दाब डाल पाती है, इसलिए वायुमंडलीय दाब घट जाता है। वायुमंडलीय दाब को प्रभावित करने वाला पांचवा कारक है वायुदाब का कालिक परिवर्तन, अर्थात वायुदाब का मौसम के अनुसार घटना या बढ़ना। गर्मी में लो प्रेशर तथा सर्दियों में हाई प्रेशर। गर्मी में वायु गर्म होकर फैल जाती है तथा हल्की हो जाती है, जिससे वह ऊपर उठ जाती है, जिससे वायुमंडलीय दाब घट जाता है, तथा सर्दी में वायु ठंडी होकर नीचे बैठ जाती है, जिससे वायुमंडलीय दाब बढ़ जाता है। वायुमंडलीय दाब को बैरोमीटर द्वारा मापा जाता है। यह एक मरकरी बैरोमीटर है। यदि बैरोमीटर का पैमाना तेजी से कम हो जाए तो यह आंधी तूफान की संभावना को दर्शाता है। यदि बैरोमीटर का पैमाना धीरे धीरे कम हो तो यह वर्षा की संभावना को दर्शाता है। और यदि बैरोमीटर का पैमाना बढ़ जाए या पैमाने में वृद्धि हो जाए तो यह साफ मौसम को दिखाता है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।